नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए खबरों की हम करेंगे शुरुआत। संसद का शीतकालीन सत्र, जी हां, दोनों सदनों में अंतिम दिन भी हंगामा रहा। 17 वासन में भी आपको बता दें कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र आधे अधूरे काम के साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। 25 दिनों के इस शीतकालीन संसद सत्र में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसे शायद जितना कम याद रखा जाए उतना अच्छा होगा। जी हां, जिस संसद सत्र को चलाने के लिए करोड़ों का खर्च आता है, इस बार वो हाउस अधिकतम समय तक हंगामे की ही भेंट रहा। संसद के सत्र में संविधान से लेकर धक्का मुक्की, हैंडबैग पॉलिटिक्स केंद्र में रहा। संसद सत्र के 24-25 दिन के सत्र में 2 दिन पर आपको बता सिर्फ संविधान पर ही चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संविधान पर अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष संविधान के मुद्दे पर खासकर कांग्रेस को घेरने में लगा रहा। और देखिए, इसके सदन में बाबा साहब अंबेडकर का मसला उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ टिप्पणी करी उस पर कांग्रेस लगातार हमलावर रही। दैनिक भास्कर मेरे हाथ में अखबार है और इसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हैं। देखिए, समापन इसका हो गया। बेहद उथल पुथल वाली सत्र में संविधान की 75 साल की यात्रा पर बहस हुई। एक देश एक चुनाव की तैयारी वाले 2 बिल पेश किए गए। हालांकि शुरुआत से जारी कटुता की वजह से बेहद ही कम काम हुआ है और शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र की उपलब्धियों का सारांश दिए बिना 3 मिनट में जो सदन है स्थगित कर दिया। दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान का विरोध किया गया। विपक्ष ने लगातार इन बयानों का जो है विरोध किया। विपक्षी सांसद सभापति जगदीप धनखड़ को समापन भाषण पढ़ने देने पर सहमत हो गए। फिर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सभापति ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठने और संसदीय चर्चा की पवित्रता बहाल करने की अपील की। तो देखिए, एक आपको आंकड़ा बता देते हैं। 25 नवंबर से शुरू संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में मात्र 43 घंटे और 27 मिनट जो है काम हुआ है। उच्च सदन की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी यानी कि सिर्फ 40.03% रही है। वही लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 57.87% रही है। तो ये स्थिति रही। और जिस तरह के हमने जिक्र किया कि लगातार ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो संसद में हावी रहे। जो काम की बात थी वो नहीं हुई है। उसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई है, बैक पॉलिटिक्स का जिक्र हुआ है। लगातार प्रदर्शन होता रहा, हो हल्ला होता रहा। संविधान पर चर्चा जब शुरू हुई तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि बार बार अंबेडकर बोलना फैशन हो गया, उस पर कांग्रेस हमलावर रही। अडानी के मसले पर शुरुआत में, संभल के मसले पर विपक्ष कहता रहा कि इस पर चर्चा करा लो और सत्ता पक्ष ने इसे तवज्जो नहीं दी। सभापति की ओर से माफ कीजिएगा, इसे तवज्जो नहीं दी गई और अंत में आते आते आपने देखा कि एक जो स्थिति हो गई धक्का मुक्की की, वो एक अलग ही लेवल पर चला गया। और देखिए, यही एक बड़ी वजह है जिसमें ये कहा जा रहा है मोनिका कि इस कुछ ऐसी यादें इस सत्र के साथ जुड़ गई जिसको हम याद नहीं करना चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सत्र किस लिए संचालित होता है, सत्र किस लिए आहूत होता है, वो समझिए। सत्र आहूत होता है जनता से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, जिसमें करोड़ करोड़ रुपए लगते हैं सत्र में। और शायद इसका भान ना तो विपक्ष को रहा और ना ही सत्ता पक्ष को रहा। तो लगातार आपको बता रहे हैं तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन डे 1 से ही विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको याद होगा, अडानी का मुद्दा लेकर सरकार विपक्ष जो है वो सामने आया हुआ था। चर्चा की मांग की, जेपीसी के गठन की बात की गई थी। इसके अलावा फिर संभल का मुद्दा गूंजा। हालांकि संभल के मुद्दे पर बात अपनी रखी गई थी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष के बीच मची भारी खींचतान के बीच शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के समाप्त हुआ। अडानी ग्रुप, मणिपुर, संभल हिंसा, बांग्लादेश के मुद्दों पर बहस से शुरू हुआ सदन। संवैधानिक चर्चा एक साथ चुनाव विधेयक से होता हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पक्ष की विपक्ष की खींचतान तक पहुंचा और सत्र के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह के कथित बयान पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद के निकट विजय चौक से लेकर संसद भवन तक मार्च किया। तो जिस तरीके से उत्पादकता की हम बात कर रहे थे, लगभग लोकसभा की में कुल 26 दिनों में आपको बता दें 20 बैठकें हुई,
62 घंटे काम के साथ उत्पादकता लगभग 57.87% रही। दूसरी ओर राज्यसभा में विधायी कामकाज और चर्चा केवल 43 घंटे और 27 मिनट तक ही रही। इस तरह उत्पादकता मुश्किल 40% रही। तो आप और हम ये समझ पाएंगे कि आखिरकार जो सत्र आहूत होता है उसका मतलब सत्ता पक्ष को भी समझना पड़ेगा और विपक्ष को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और एक और अहम खबर से आपका तारुफ करा दें, नहीं रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर, अमर उजाला में भी इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा में शोक की लहर है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे थे। राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही दिवंगत आत्मा के सम्मान में सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। देखिए, आपको बता दें, INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच नहीं रहे हैं। और देखिए, इससे कहीं ना कहीं कहा जाता है इतनी ज़्यादा दमदार छवि के वो नेता थे कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का एक अंत मान लो हो चुका हो, एक चैप्टर, एक अध्याय खत्म हो गया उनके निधन से। तो आपको बता दें कि दोपहर मेडिसिटी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। सांस लेने में उनको दिक्कतें थी और इसमें कहीं ना कहीं जो उनकी ज़्यादा एज थी, एज फैक्टर जो था उसकी वजह से भी वह और ज़्यादा बीमार रहने रहे थे। 1 जनवरी 1935 में जन्मे चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रहे। हरियाणा सरकार ने चौटाला के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। हरियाणा के सभी स्कूल में अवकाश रहेगा। चौटाला अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के साथ गुड़गांव के कैटरीना सोसाइटी में रहते थे। उनको पहले भी कई बार सांस की दिक्कतें हुई थी, सांस लेने में परेशानी हुई थी, फिर उसको एडमिट किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि राजनीतिक सफर का हम जिक्र करते हैं तो 1970 में पहली बार विधायक चुने गए थे। 6 बार वह विधायक रहे। 1989 से जुलाई 1999 तक वह 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1999 से लेकर 2005 के बीच ही सीएम रहते अपना कार्यकाल पूरा किया। पिता डेप्यूटी पीएम तो चौटाला बने सीएम। देखिए, ये एक अच्छी जानकारी जो कि आपको होनी भी चाहिए कि चौटाला के पिता देवीलाल भी हरियाणा के सीएम रहे। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। 1989 में देवीलाल जनता का दल में उप प्रधानमंत्री बने थे और तो चौटाला हरियाणा के सीएम बने थे। चौटाला जाट समुदाय के एक प्रमुख नेता भी थे जिनको हमेशा से अब याद किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार भी होना है, क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और लगातार देखिए भारी क्षति से बताया जा रहा है। मौजूदा सीएम जो हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी कहा है कि बहुत बड़ी क्षति है। जैसे कि अभी दीपिका ने भी जिक्र किया, अखबार में भी इस बात का जिक्र है कि किसानों की मसीहा कहे जाते थे। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मोदी की कुवैत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों का नया अध्याय होगा शुरू। जनसत्ता अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। तो बिल्कुल आपको बता दें, जनसत्ता अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से भारत कुवैत संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारत रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा के दौरान मोदी कुवैत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदायों के साथ बातचीत करेंगे। जिससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। भारत कुवैत की शीर्ष व्यापारिक साझेदारी में एक और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% पूरा करता है। तो फिलहाल देखिए, कई मायनों से ये यात्रा बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि कुवैत की यात्रा से कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में तो मजबूती मिलेगी ही, और इसके अलावा इस यात्रा से कहीं ना कहीं विकास के और व्यापार के चहुमुखी द्वार भी खुलेंगे। और यही एक बड़ी वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब आमंत्रण को स्वीकार किया है और कुवैत की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि कुवैत की यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर किस तरीके से इस यात्रा के जरिए कोशिश यही की जाएगी, संबंधों में तो प्रगाढ़ता आए ही आए, और इसके अलावा
कहीं ना कहीं मोदी कुवैत यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय शुरू होगा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरीके से कुवैत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध तो मजबूत होंगे ही, और इसके अलावा तमाम जो हम व्यापारिक समझौते हैं उन पर जो मुहर लगती है, चूँकि कुवैत के बारे में कहा जाता है तो कुवैत जो है कच्चे तेल का निर्यातक है काफ़ी बड़ा। तो बिल्कुल, चलिए खबरों में मोनिका आगे बढ़ जाएंगे हम। इस बीच संघ प्रमुख का जिक्र करते हैं तो संघ प्रमुख ने नए विवादों पर चिंता जाहिर की। रोज नए मुद्दा उठाकर दुश्मनी फैलाना गलत है, ये देखिए भागवत ने इस बात का जिक्र किया है। और देखिए वाकई में ये बहुत बड़ी बात थी कल के लिए, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देखिए, आप मंदिर मस्जिद जैसे विवादों में कब तक उलझे रहेंगे, और विवादों से फिर से उठने पर चिंता भी व्यक्त की और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है, ये जारी नहीं किया जा सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम उनके साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। तो देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जब भी कोई बात कहते हैं तो उस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि आरएसएस के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि हिंदुत्व की छवि वाले वो नेता हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर बेबाकी से हमेशा से अपनी बात रखते आए हैं। लेकिन देखिए, कल उन्होंने बखूबी कहा कि अयोध्या का मसला अलग मामला था। अयोध्या के मामले को लेकर आप अपनी आगे की राजनीति को चमकाने की कोशिश नहीं कर सकते। आपको एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, आपको ये मैसेज दिखाना पड़ेगा कि देखिए, आप कट्टरवादी नहीं हैं और दूसरे समुदायों के साथ मिलकर आप आसानी से रह सकते हैं। तो साफ तौर पे आपको बता दें, मोहन भागवत के इस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, अब आप कट्टरता को छोड़िए, मंदिर का मुद्दा आप हटाइए, मस्जिद का मुद्दा आप हटाइए और देश के विकास के लिए सोचिए। यदि आप ये सोचते हैं कि अयोध्या का मामला जैसे गरमाया था, अयोध्या को लेकर जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये यूं कहें कि सभी ने साथ दिया था, तो अयोध्या का मामला बिल्कुल अलग था। लेकिन अयोध्या के मामले की आड़ में आप लगातार इस तरह की बातें अब लगातार उठा नहीं सकते। यदि आप उठाते हैं तो कट्टरवादी छवि को आप ले जाएंगे और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुत्व की छवि और प्रखरता से सामने आए। लेकिन उनको समझना होगा कि इसके जरिए सिर्फ और समाज में कट्टरता फैलेगी और इसका ख्याल रखा जाना लाजमी है। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़ी बातें कहीं, चूंकि हमेशा ये बात इसलिए बहुत खास हो जाती है, हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं, खास इसलिए है क्योंकि जब भी मोहन भागवत कोई बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि आरएसएस बनाम बीजेपी, वो बीजेपी कह रही है, यानी कि ये साफ तौर पर बीजेपी और कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही एक बड़ा मैसेज था। तो चलिए, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, बयान तो ये पॉजिटिव नजर आ रहा है कि इस तरह की बातें ना फैलाई जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना की जाए, मंदिर मस्जिद की राजनीति ना की जाए। लेकिन अब इस बयान को किस तरह से विपक्ष द्वारा लिया जाता है, ये भी देखना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा। इस बीच देखिए, एक हेडलाइन यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, रोज नए मुद्दे उठाकर दुश्मनी फैलाना गलत है, मोहन भागवत ने ऐसा कहा है। और संघ प्रमुख ने नए विवादों पर चिंता जाहिर की है। मंदिर मस्जिद विवाद फिर से उभरने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि हर दिन नया केस उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति किस तरह से दी जा सकती है। भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम साथ रह सकते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया। भागवत ने कहा है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग सोचने लगे हैं कि ऐसे मसले उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, भक्ति के सवाल पर बात करें तो राम मंदिर होना चाहिए और हुआ, पर रोजाना इस तरह के मसले उठाकर घृणा दुश्मनी फैलाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। भारत विश्वगुरु विषय पर बोलते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं, ये हिंदू की टेंडेंसी है, दुनिया को सद्भावना देना चाहते हैं तो मॉडल बनाने की जरूरत है। देखिए, हाल ही मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे कोर्ट पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया है,
लेकिन बिना नामली भागवत ने कहा है कि पता चला है कि कुछ विदेशी ताकतें दृढ़ संकल्प लेकर आई हैं कि भारत में पुराने शासन को बहाल करेंगी। उन्होंने कहा देश संविधान के अनुसार चलता है, लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए हैं। भागवत ने भी कहा कि औरंगजेब का शासन कट्टरता से पहचाना जाता था, पर उसके जो वंशज हैं बहादुर शाह जफर ने 1857 में गोहत्या पर रोक लगाई कि तय हुआ कि अयोध्या राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को भनक लगी। अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बन गया। भागवत ने कहा कि सभी समान हैं, जरूरत सद्भावना से रहने की है, नियम कायदे कानूनों का पालन करने की है। और इसके साथ देखिए पहले भी मोहन भागवत इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं, पहले भी वो कह चुके हैं कि हम गलतियां कर चुके हैं और अब भी उन गलतियों को हमें अवॉइड करना होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी जो धर्म हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म हो, चाहे वो मेजॉरिटी वाले धर्म हो, माइनॉरिटी ना हो, लेकिन सभी धर्म एक छत के नीचे एक जगह पर समान तरीके से रहते हैं, एक ही कॉलोनीज़ में रहते हैं, रिहाइश करते हैं। ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक साथ ही रहना है। भारत का जो नेचर है, जो हिंदुस्तान का नेचर है, उसकी प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। इन बातों का जिक्र मोहन भागवत ने किया। और दीपिका, मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख है, और अब आरएसएस की बात करते ही हम समझ जाते हैं कि हिंदू संगठन की तरफ से जो कि अपनी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, जब उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो जाहिर तौर पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको लिया जाना चाहिए कि माइंडसेट वही है कि आपको साथ मिलकर रहना है। और देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि इशारों इशारों में उन ऐसे नेताओं पर उन्होंने निशाना साध दिया जो कह रहे हैं कि देखिए आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इससे आप हिंदुओं के नेता नहीं बन जाएंगे। अयोध्या का मसला उन्होंने कहा कि देखिए अयोध्या का मामला अलग था, उसमें सभी ने साथ दिया, लेकिन आप अयोध्या को ही एक नज़ीर बनाकर तमाम जगहों को खोदना शुरू कर दें और दूसरे जो आपके साथ रह रहे हैं, दूसरा समुदाय जो आपके साथ रह रहा है, उसको आप ये फील कराएं कि आप हमारे लिए नहीं हैं। तो आप देखिए कट्टरता को आप बढ़ावा मत दीजिए, ये अब ज़रूरी नहीं है और इससे आगे आपको सोचना चाहिए। और यही बड़ी बात है मोनिका, जो मैसेज जो मोहन भागवत ने दिया, इस मैसेज के कई मायने हैं। दबी जबां पे तमाम नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा हुआ है। हालांकि नेताओं को अपनी बातें समझ में ज़रूर आ गई होंगी कि किन किन नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रही बीजेपी, कटवा रही वोट, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अमर उजाला में खबर का जिक्र है, दैनिक भास्कर में भी खबर छापी गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी आप और तेज देखेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के संसद में दिए गए बयान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि नड्डा ने पूर्वांचली समाज के लोगों का अपमान किया था, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना की थी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में पूर्वांचली लोगों का नाम कटवाकर उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, उनसे भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है। वोटर आई कार्ड की वजह से कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो भी छीनी जा रही हैं। दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि इनके वोट कटवा दिए जाए। तो ये अरविंद केजरीवाल ने क्या माने दीपिका ऐलान कर दिया है कि पूर्वांचलियों का जो वोटर है वो उनका वोटर है, उनका अपना वोट बैंक है। और साजिश बीजेपी की ये है कि रोहिंग्या बताकर ये वोट कटवाए जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा मुहिम चलाई जा रही थी कि जितने भी गैर तरीके से, गलत तरीके से जितने भी रोहिंग्या हैं वो रिहाइश जो कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो रिहाइश कर रहे हैं दिल्ली में, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ के नागरिक हैं या नहीं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। तो उसी बात का जिक्र यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता रही है भाजपा और वोट हमारा कटवाना चाह रही है। और बीजेपी का ये कहना है, इस पर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इन्हीं के बल पर बैठी, इन्हीं के भरोसे कि जो गैर तरीके से, गलत तरीके से जो प्रवास कर रहे हैं दिल्ली में, रोहिंग्या मुस्लिम्स प्रवास कर रहे हैं या फिर बांग्लादेशी हम कहें जो गलत तरीके से रह रहे हैं, इन्हीं से वोट ले लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बना रहे हैं। अब चूंकि देश के नागरिक नहीं है, ऐसे में यहाँ से जाना होगा। तो इसमें गलत अरविंद केजरीवाल को क्या नज़र आता है? ये कार्रवाई तो पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोप यह है कि ये पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताकर वोट कटवा रही हैं। अब पूर्वांचली कहाँ और रोहिंग्या कहाँ और इनका कोरिलेशन कहाँ? अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उस कड़ी में आरोप प्रत्यारोप होंगे, हम जानते हैं, लेकिन ये कनेक्शन कहीं का कहीं जुड़ जाएगा,
ये देखना जो है वो काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रख दी है, अब इस पर देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। देखिए, एक तरफ लगातार ऐलान किए जा रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि ये दिया जाएगा और ये स्कीम होगी, इतना पैसा मिलेगा अगर हम सत्ता में आ जाएंगे। जाहिर है एंटी इनकम्बेंसी है और ये बात आम आदमी पार्टी जानती है कि लंबे समय से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं और अब दिल्ली की सत्ता में मुमकिन है कि जनता बदलाव चाह रही हो और इसीलिए इस बदलाव की कीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। और इसीलिए अब हम देखें तो स्कीम्स की झड़ी लग रही है और साथ साथ ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी साजिश कर रही है। देखिए, रोहिंग्याओं का मुद्दा जो हमेशा आम आदमी पार्टी कहती है कि ये तो बसाए गए थे कांग्रेस और बीजेपी के समय में ही, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा बसाए गए। पूर्वांचल का एक ऐसा मुद्दा है, आपको याद होगा कि जब भी आप देखिए छठ का त्योहार होता है तब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी बड़ी सक्रिय नजर आती है। गंगा इतनी जमुना इतनी प्रदूषित रही थी, उसके बावजूद भी तमाम घाट यहाँ पर बनाए गए थे और एक टेम्पररी घाट बनाकर उनको सुविधा प्रदान करने की बात की गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है पूर्वांचलियों को अपना वोट बैंक जरूर मानती है आम आदमी पार्टी, और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार सक्रिय थी कि देखिए कहीं ना कोई दिक्कतें पैदा ना हो जाए। इस बीच भाजपा ने भी तुर्क का पत्ता चलने की पूरी कोशिश की, वहां से तमाम ऐसे चेहरों को सामने उतारा जो कि काट आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं थी। बहरहाल अब देखिए चुनाव जो है वो नजदीक है, साल के फरवरी में, नए साल के फरवरी में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ये रोहिंग्याओं का मुद्दा बीजेपी ने पहले ही कहा था, देखिए हम जब कानून लेके आएंगे, जब इसे लागू हो जाएगा तब हम निकालेंगे सभी को। इस पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को बचा रही है, ऐसी स्कीम ला रही है और अंदर खाने ऐसे लोगों की मदद कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है आम बीजेपी का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही है रोहिंग्याओं को लेकर जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती हैं। तो ये पहले कई मर्तबा बात उठ चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के लिए, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसका पलटवार क्या कुछ आएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा मोनिका। बिल्कुल, और देखिए पूर्वांचलियों के लिए उन्होंने कहा है कि उनके कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता कोई छीन ले और किसी को पता भी ना चले, और ऐसा कैसे मुमकिन है? डबल चीजें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, रोहिंग्या और पूर्वांचली। अब रोहिंग्या पूर्वांचली कैसे हो जाएगी? राइट। तो आप दोनों चीजों को मिला क्यों रहे हैं? यही बीजेपी भी कह रही थी कि आपने कुछ उनकी आड़ में, पूर्वांचलियों की आड़ में रोहिंग्याओं को बसा रखा है, तो अब आप उस पर जब एक्शन लिया जाएगा और अंदर खाने आप मदद कर रहे हैं, तो ये तमाम बड़ी बातें जो इस विधानसभा चुनाव का शायद हिस्सा भी बन सकती हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है पूर्वांचलियों के लिए तो सभी अपनी ताल ठोकेंगे कि पूर्वांचली हमारा वोट बैंक है, हमें वोट देते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस भी इसी कड़ी में है और बीजेपी भी कहती है कि उनके पास भी पूर्वांचली चेहरे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा तबका है जो पूर्वांचल से आया है और रिहाइश यहाँ पर कर रहा है। बहरहाल एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं हम और कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों में आगे। 11 दिनों में छठी बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें अब आम हो चली हैं, जहां लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही हो। तो दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका सेक्टर 3 स्थित डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अमर, साथ ही साथ आपको बता दें कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। समय समय पर अलग अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं, लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध हासिल नहीं हुआ। लेकिन देखिए आपको याद होगा कि मई और जून में भी इस तरह की धमकियां जब मिली थी, तब कहीं ना कहीं 200 स्कूल थे जिनको धमकियां दी गई थी, तब सभी सख्ते में आ गए थे। इसके बाद मानो धमकियां देने का सिलसिला चल पड़ा हो। और इस बीच तमाम स्कूलों के बच्चे किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके माता पिता डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये देखिए कई अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है, बड़ी खबर है ये, किस तरह से बार बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है।
एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और 50 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो मांगे गए हैं। और इसके अलावा ये भी बता दें कि चेतावनी दी गई है कि अगर मजाक समझा तो अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। ये धमकी नोएडा के सेक्टर 126 स्थित लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल के अलावा दिल्ली के द्वारका, फरीदाबाद के जीपी स्कूल को दी गई है। सभी जगह स्थानीय पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल की है। इसमें कुछ भी नहीं मिला है तो स्कूलों ने राहत की सांस ली। हालांकि धमकी के बाद नोएडा के सेक्टर 126 स्थित लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को आयोजित होने वाला जो उत्सव था, वार्षिक उत्सव, उसे रद्द कर दिया गया है। इससे पहले भी एनसीआर के स्कूलों को धमकी मिल चुकी है, जिसकी जांच अभी चल रही है। देखिए, अगर जब ईमेल खोला है तो पता चला है कि 12 बजे एक अज्ञात मेल आया था, रिसीव हुआ था। 2 पैराग्राफ के मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की अंजाम भुगतने जैसी धमकी से सभी डर गए। इसके बाद स्कूल का जो वार्षिकोत्सव था तत्काल रूप से उसे रद्द कर दिया गया। अभिभावक और जाहिर तौर पर जितने भी स्कूल के स्टाफ के लोग थे उनमें कहीं ना कहीं वो लोग डर गए और उन्होंने उसके बाद स्कूल के जितने भी बच्चे थे उनको मैसेज किया, पेरेंट्स को मैसेज किया कि आज स्कूल बंद रहेगा। और जो लोग बस को बोर्ड कर चुके हैं, बसेस में चढ़ चुके हैं, वापस उन्हें घर भेजा जा रहा है। सुनिश्चित करें कि घर पर वो लोग मिल जाए क्योंकि बच्चे वापस लौट रहे हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक 4000 बच्चों में अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं आए। जो बच्चे आए हैं उन्हें वापस भेज दिया गया है। तो लगातार इस तरह की ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इन्हें लेकर जांच चल रही है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर निकल कर डिटेल सामने नहीं आई है। ये पता नहीं चला है कि मेल भेजने वाले की मंशा क्या है, क्या सिर्फ डर उत्पन्न करना है, क्योंकि जाहिर है बात सिर्फ डर की नहीं है। अगर 0.001% भी इसमें कोई तथ्य होता है तो ये स्कूल जो है और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो स्टाफ के लोग हैं वो रिस्क पर आ जाते हैं। और जाहिर है कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सुनिश्चित कहीं ना कहीं उनके जहन में होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन उन्हीं स्कूलों में अगर बम प्लांट करने की खबर आएगी तो जाहिर तौर पर स्कूल कैसे आप भेज पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं लूज़ कर देंगे कि आपके बच्चे को महफूज नहीं हैं। और जाहिर सी बात है मोनिका, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बच्चों से जुड़ी हुई ये पूरा मसला होता है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों या फिर खुद प्रशासन हो, वह बच्चों के मामले में कोई भी रिस्क कभी नहीं लेना चाहेगा। आपको याद होगा, हमने बात भी कर रहे हैं कि मई और जून में भी इस तरह की धमकी आई थी। लगभग दिल्ली के 200 स्कूलों को धमकी दी गई थी। फिर देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें आई थी कि तमाम शहरों में भी ऐसी धमकी भरे मेल आए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा तमाम जो एयरलाइंस है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, वहाँ पे बम प्लांट किया गया है। ऐसी खबरें सामने आई थी। तब कितना नुकसान एविएशन सेक्टर को हुआ था ये भी देखा गया था। हालांकि इसके पीछे मंशा क्या है, क्योंकि जब भी हम देख पाते हैं तो अब जब पुलिस छानबीन करती है, अंदर तक पहुंचती, तथ्यों तक पहुंचती, तब कहा जाता है कि ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ फर्जी थी। लेकिन इन खबरों को हम फर्जी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं वही हम कह रहे हैं कि ज़रा 1% भी इसमें कुछ तथ्य निकल के आ जाता है तो हमें भारी क्षति हो जाएगी। इसके अलावा आपको याद होगा, लगभग पिछले हफ्ते का हम जिक्र करें तो आपने देखा होगा कि 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की गई थी। तो देखिए, ये जो तमाम खबरें हैं सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि अफरा तफरी का माहौल बनता ही है। अब सवाल ये होता है कि आखिरकार ऐसे जो मेल हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, और इनका मकसद क्या होता है। सिर्फ इनका मकसद ये है कि अशांति फैलाई जाए, और ये बड़ी बात है। इसको सुलझाने के लिए प्रशासन और तमाम जो इंटेलिजेंस हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं। लेकिन यदि हम दूसरी ओर पेरेंट्स को समझें, उनकी बात करें तो आप समझिए, उनका हृदय समझिए, या फिर स्कूल टीचर्स को समझिए कि कितना भारी नुकसान बच्चों को होता है, उनकी पढ़ाई का हो रहा है। क्योंकि हर दिन ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि वापस से स्कूल में से बच्चों को घर वापस भेजा जाता है, वापस से वाइंड अप किया जाता है, तमाम टीमें आती हैं और देखती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको जो मैस होता है ये आपको ज़्यादा परेशान करता है, दिक्कतें तभी ज़्यादा पैदा होती हैं। और ये जो ख्याल है इसका रखना बहुत लाजमी है। लेकिन अभी भी इसका कोई इनपुट निकल के सामने नहीं आया है कि आखिरकार ऐसे जो मेल हैं वो कहाँ से सामने आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान के जयपुर की। एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से भीषण आग लगी, 12 लोग जिंदा जल गए। बड़ी खबर थी और इसका जिक्र हमने कल ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर भी किया था। आज अखबारों में छपी है। 28 लोग जख्मी हुए हैं। जयपुर में एलपीजी गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से 12 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग झुलस गए हैं। कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी हासिल हुई है, भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था, तभी जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।
गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार ने बताया कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए, 18 टन गैस रिलीज हुई है। लीक हुई गैस में आग लगी और इस धमाका इतना जोरदार हुआ कि 200 मीटर का इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। तो कितना बड़ा नुकसान इसमें हुआ है, ये हम सभी ने देखा। तस्वीरें भी आपके साथ साझा की थी। देखिए, वाकई में ये बहुत दुखद हादसा था, क्योंकि यदि आपको इस खबर की जानकारी देंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। क्योंकि गैस टैंकर का नोजल फटने से गैस रिसी, आधा किलोमीटर का जो हिस्सा था वो आग की भट्टी बन गया था। आधा किलोमीटर का हिस्सा, अब आप समझिए, गंभीर रूप से झुलसे कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच बचने का मौका दिए बिना, अब आप समझिए, बचने का मौका भी नहीं मिला था लोगों को, बचने का मौका दिए बिना आई मौत। सीट से चिपक गए थे शव, यानी कि वो समझ भी नहीं पाए थे कि हो क्या रहा और हो क्या गया। इतनी सडनली सब कुछ हुआ कि लोगों के जो शव थे वो सीट से चिपक गए थे। तो अधिकारियों के मुताबिक हादसा तब हुआ जब टैंकर ने एक कट से यूटर्न लिया था। टैंकर ने एक कट से यूटर्न लिया और सामने से आ रहा जो ट्रक था वो उससे जाकर टकरा गया था। टैंकर का नोजल फटा और एलपीजी उसमें से बाहर निकल आई। आग के संपर्क में आने से तेज धमाके के साथ जितनी भी आसपास गाड़ियां थीं उनको उसने अपनी चपेट में ले लिया। चाहे वो लोग आवाजाही कर रहे हों, रुके हों, जा रहे हों, सभी को उसने अपनी चपेट में ले लिया। चपेट में आई निजी बस, अब देखिए, अब आप समझिए, चपेट में आई एक निजी बस, अन्य वाहनों में चल रहे यात्रियों को बचने तक का मौका नहीं मिला। बचाव कार्यों के दौरान कई शव ऐसे मिले जो सीटों पर चिपक गए। तपिश से चेहरे से चिपका हेलमेट, अब देखिए, आप समझिए कि इसकी गंभीरता समझिए। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि कई पक्षी तक जल गए। तपिश से एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा था, उसका हेलमेट उसके चेहरे पर चिपक गया, उसकी आंखें जल गईं। तो शवों की फिलहाल देखिए, अभी आपको बता दें कि 12 जो लोग हैं वो जिंदा जल गए, 28 लोग घायल हुए हैं। 5 शवों की अभी भी कह सकते हैं कि पहचान नहीं हुई है। डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो 12 मृतकों में से 5 को मृत अवस्था में एसएमएस अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जयपुरिया अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। फिलहाल उनकी पहचान नहीं की गई है। टैंकर में आग इतनी भयावह थी कि 200 फीट ऊंची लपटें उठी। बस का एक दरवाजा पिघलकर दूसरे से चिपक गया। लोगों को ड्राइवर की तरफ से गेट से निकाला गया। 34 सवारियां थीं, 20 झुलस गई थी। हालांकि अब आपको बता दें कि खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, भजन लाल शर्मा पहुंचे थे अलसुबह ही। उन्होंने लोगों को जाकर उनका हालचाल जाना, अस्पताल पहुंचे। इस बीच मुआवजे का ऐलान भी किया गया। 7-7 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने घटनास्थल पर जाकर और अस्पताल जाकर जायजा लिया। रात में राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख व घायलों को 1-1 लाख रुपए और पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष से भी 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए मदद की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा शोक जाहिर किया। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शर्मा से फोन पर बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन बिन बुलाए और किस तरीके से अचानक से जब मौत आती है, उसकी बानगी इस हादसे में साफ तौर पर नजर आई है। चलिए आगे बिल्कुल, आवाज़ 20 की धमाके की 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, ये भी बड़ी जानकारी हासिल हुई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। कोर्ट का फैसला, डीएनडी टोल फ्री रहेगा। न भारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है, अमर उजाला में भी इसे छापा गया है। तो फिलहाल देखिए, कोर्ट का फैसला, डीएनडी जो है वो टोल फ्री रहेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट डीएनडी फ्लाईओवर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित कंपनी ने डीएनडी फ्लाईओवर के निर्माण पर हुए रिटर्न, ब्याज, लागत वसूल कर ली है। देखिए, साफ तौर पर कोर्ट ने बाकायदा दलील दी है कि आप रिटर्न, ब्याज, लागत सभी वसूल कर लिया। ऐसे में अब वे और पैसे वसूलने के हकदार नहीं है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर बने टोल बूथ से पैसे वसूलने पर रोक तब लगा दी थी। कोर्ट ने उस दौरान फैसला सुनाते हुए कहा था कि डीएनडी अब अवैध वसूली कर रही है, यानी कि आपने सब कुछ तो वसूल लिया, अब जनता से और क्या वसूलेंगे। इसी बाबत ये फैसला कई मायनों में खास है। बिल्कुल, तो ये अदालत ने अहम फैसला सुनाया है कि डीएनडी पर अब वसूली हो रही है, अवैध वसूली हो रही है।
नवभारत टाइम्स में भी इस खबर का जिक्र है और कोर्ट का फैसला बाकायदा है कि डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा। नोएडा अथॉरिटी ने कंपनी को शुल्क वसूलने के लिए अधिकार सौंपकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। शुक्रवार को फैसला आया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। कोर्ट ने एक प्राइवेट कंपनी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 2016 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कंपनी को यात्री टोल वसूलना बंद करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि टोल वसूलने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को ठेका देना गलत है, अन्यायपूर्ण और मनमाना था। इस मामले में अब शुल्क या टोल वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे कि हमने अभी भी जिक्र किया, हम मानते हैं कि यह समझौता अवैध है। बेंच ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है, कहा है कि अथॉरिटी ने कंपनी को शुल्क वसूलने के लिए अधिकार सौंपकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। बहरहाल डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा, ये एक बड़ी बात आम जनता के लिए। और देखिए बड़ी बात ये भी है, बुनियादी ढांचा देने में भी छल किया गया। जो पॉइंट्स गिनाए गए हैं कोर्ट की ओर से, उन पॉइंट्स को भी देखिए। कहा गया, पीठ ने कहा कि आम लोगों को कई 100 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर किया गया और यहाँ तक कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा देने के नाम पर उनसे छल किया गया। ये देखते हुए कि अपीलकर्ता ने परियोजना लागत, रखरखाव लागत से निवेश पर लाभ कमा लिया है। आप उतना अर्न कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों से टोल अब बाकायदा वसूल रहे हैं। यूजर्स शुल्क हो गया, टोल संग्रह जारी करने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया है। कंपनी ने टोल संग्रह के माध्यम से पर्याप्त लाभ अर्जित कर लिया और ये भी कहा कि देखिए, समझौते की भाषा जानबूझकर कंपनी को समृद्ध बनाने वाली योजना थी। तो कोर्ट ने कहा समझौते की भाषा जानबूझकर ऐसे रखी गई थी कि ताकि हमेशा से ये प्रभावी रहे और एनटीबीसीएल को हमेशा के लिए अनुचित रूप से समृद्ध बनाया जा सके। 2012 में नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका को भी वैध ठहराया गया, जिसमें इस टोल को वसूली दी गई थी। बहरहाल ये खबर काफी मायने में अच्छी है, लोगों के लिए राहत देने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जंगल में खड़ी गाड़ी से 52 किलो सोना, जी हां 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगदी बरामद की गई है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल, आयकर विभाग को भोपाल के मंडौरी के जंगल में कार से 52 किलो सोना मिला है। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत तकरीबन 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सोना और कैश किसका है। आयकर विभाग को ये बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। जिस कार से सोना और कैश मिला है वो चेतन गौर नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। तो देखिए, इसे लेकर फिलहाल जांच चल रही है और देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। इसे लेकर जो तमाम डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं, वो निकाली जा रही हैं। और ये भी आपको बता दें कि भोपाल का मंडौरी जंगल है जहाँ पे गाड़ी से 52 किलो सोना मिला है और 11 करोड़ रुपए कैश मिला है। गाड़ी मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली है। कीमत सोने की 40 करोड़ 47 लाख बताई जा रही है। स्पष्ट नहीं है सोना कैश किसका है। इनकम टैक्स विभाग को बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि कनेक्शन क्या है। तो देखिए, आपको बता दें 52 करोड़ का सोना था और सोना और कैश लावारिस गाड़ी से बरामद हुआ। ग्वालियर कहने वाले हैं एसयूवी गाड़ी ग्वालियर के चंदन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये पता लगाया है। लेकिन वह 4 साल से भोपाल में रह रहा है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि जब्त सोना पैसा राजनेताओं नौकरशाहों के बीच सांठगांठ का नतीजा है। फिलहाल आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर भी है मध्य प्रदेश के लिहाज से। मध्य प्रदेश में भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि राजधानी में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा, पुलिस को एक लावारिस गाड़ी एसयूवी गाड़ी थी, 40 करोड़ रुपए की कीमत के 52 किलो सोने की छड़ें मिली, 11 करोड़ रुपए नगद मिले। तो फिलहाल से पुलिस सख्ते में है। शहर में पिछले कई दिनों से आईटी डिपार्टमेंट एक्शन में था और इस दौरान ये जब्ती हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात खबर मिली थी कि कुशालपुरा रोड पर एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी हुई मिली हुई है। उसके अंदर कई बैग हैं। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि गाड़ी में तकरीबन 7 से 8 बैग रखे हुए होने की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंची। पिछले कुछ दिनों में शहर में कुछ विभाग
कार्रवाई में लगे हुए थे। हो सकता है कि किसी ने इस कार्रवाई के बीच में सोने और नकदी के बैग यहाँ छोड़ा हो। चूँकि हम आपको बता ही रहे हैं कि आईटी जो डिपार्टमेंट है वो लगातार सक्रिय बना हुआ था और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखा हुआ था कि आखिरकार ये जो बैग्स हैं, जो छड़े हैं, वो कहाँ से आई है। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि चूंकि आईटी विभाग लगातार सक्रिय था, इस बीच ही किसी ने इस बैग को और इस गाड़ी को छोड़ दिया। हालांकि अब पता लगाया जाएगा कि गाड़ी किसकी, ये तो पता लग गया, लेकिन मंशा क्या थी ये पता लगाने की कोशिश इस वक्त पुलिस करेगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वंशज हैं, आज ई रिक्शा चला रहे हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, जहां उन्होंने इस तरह की बात कही, सनातन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने अयोध्या के अशरफी भवन में महायज्ञ में आहुति देने के बाद कहा कि सनातन ही देश का राष्ट्रीय धर्म है। अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा कर रहा है। सीएम ने कहा कि अगर विश्व को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित करना होगा। सीएम ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा औरंगजेब ने जिन मंदिरों को तोड़ा उनका कुल और वंश खत्म हो चुका है। आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं और उनकी दुर्गति हो गई है। सीएम ने आगे कहा, हम विरासत भुलाकर भौतिकी विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। विरासत और भौतिक विकास में तालमेल जरूरी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए हैं और उस तरह की बातें कहते नजर आए हैं कि देखिए, जो औरंगजेब के लोग थे वह अब रिक्शा चला रहे हैं। तो फिलहाल देखिए इस तरह की बातें करते नजर आए। चूंकि अभी आपने देखा ही होगा, चाहे वो संभल का जिक्र करें, वाराणसी का जिक्र किया जाए या फिर अलीगढ़ का जिक्र किया जाए, वहाँ पर तमाम जो मंदिर हैं उनको पाया जा रहा है जो कि प्राचीन मंदिर की श्रेणी में है। इसी बीच एक बार फिर से अपनी बेबाक बयानबाजी के चलते सामने आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए एक बार फिर से अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया है, जाहिर तौर पर इससे सियासत गरमाएगी। रामनगरी की प्राचीन पीठ अशरफी भवन में आयोजित अष्टोत्तरशत 108 श्रीमद् भागवत पाठ और पंचनारायण महायज्ञ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और आहुतियां वो अर्पित कर रहे थे। जब उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विश्व मानवता को बचाना तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा, सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके साथ साथ देखिए उन्होंने कहा कि जो लोग इन पवित्र स्थलों को नष्ट करने का काम करते हैं ना, उनका कुल और वंश जो है वो नष्ट हो गया है। औरंगजेब के वंशज तो रिक्शा चला रहे हैं, ये उनकी दुर्गति है। उन्होंने पुण्य किए होते, मंदिरों को ना तोड़ा होता तो क्या उनकी स्थिति आज ऐसी होती, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा इष्ट देवों, धर्म स्थलों, मान बिंदुओं से है। इन मूल्यों को याद कर आगे बढ़ेंगे तो भारत बना रहेगा। भारत तब तक भारत है जब तक यहाँ सनातन धर्म सुरक्षित है। युगों युगों से सनातन धर्म में सृष्टि के साथ तालमेल बनाकर खुद को जीवंत बनाए रखा है। भविष्य में इसे किसी भी तरह की विकृतियों या विसंगतियों से बचाने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, ये कहा है उन्होंने। और योगी ने कहा कि जिन गलतियों की वजह से भारत को गुलामी की बेड़ियां झेलनी पड़ी हैं और हमारे धर्म स्थलों का अपमान हुआ है, उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी के कल्याण की बात करता है। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया अपने स्टेटमेंट में और कहा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, वो कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदु को नष्ट करने का काम किया। उसके पीछे की नियति थी अपने कुकृत्यों को अंजाम देकर पूरी धरती को नर्क बताने की। उन्होंने कहा कि काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, संभल में कल की अवतार की हरिहर भूमि, भोज में ज्ञान के अष्टधाती देवी, माँ सरस्वती के पावन मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को पवित्र करने वालों का आज कोई अस्तित्व नहीं है। ये उनके पापों का परिणाम है। अब किसकी तरफ इशारा योगी आदित्यनाथ अपने स्टेटमेंट के जरिए कर रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व नहीं है, आज वो रिक्शा चला रहे हैं, आज धूल फाक रहे हैं, ये सभी समझ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि हिंदुत्व छवि के वो नेता हैं और जब भी अपनी बात रखते हैं तो बेबाकी से वो सनातन धर्म का पक्ष लेते हैं और इस बात को हमेशा कह चुके हैं कि मैं सनातनी हूँ और मुझे इस पर गर्व है। और यही बड़ी वजह होती है, जब भी आप देख लीजिए मोनिका, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पर हमेशा से प्रायोरिटी जो होती है स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को ही दी जाती है। और यही बड़ी वजह है कि सनातन को लेकर हमेशा से बेबाकी से वो मुखर होते हुए नजर आए हैं। इस बीच जो लगातार मंदिर
पाए जा रहे हैं, उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए ये जो मंदिर मिल रहे हैं ना, इन्हीं मंदिरों पर मस्जिद का निर्माण किया गया और ये औरंगजेब ने किया था। आज उसकी दुर्दशा है, उसके जो पूर्वज हैं उनकी दुर्दशा है, जो उसके वंशज हैं ये उनकी दुर्दशा हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, पत्नी का जीवन स्तर तलाकशुदा पत्नी के लिए गुजारे भत्ते का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है, कई अखबारों में स्क्रीन पर भी दिखा रहे, दैनिक भास्कर में भी जगह है। अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता किसी महिला की आर्थिक स्थिति पति के समान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन स्तर देने के लिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर गुस्सा है। अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले राष्ट्रपति के नाम एक वीडियो संदेश और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें महिलाओं के हित के लिए बनाए गए कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। देखिए, इस पूरी खबर को आपको पढ़ के सुना देते हैं जिससे कि आपको बड़ा आसान भाषा में समझ में आ जाए। अलग अलग रह रहे एक दंपति के विवाह को समाप्त करते हुए, यानी कि जो अलग अलग दंपति रह रहे थे उनके विवाह को समाप्त करते हुए ये गंभीर टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही। पुरुष का जीवन स्तर तलाकशुदा पत्नी के गुजारे भत्ते का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में सभी केस समाप्त कर दिए, तलाक की मंजूरी दे दी है। तो विवाह एक पवित्र रस्म है जो परिवार का आधार है, ये किसी का व्यवसायिक समझौता नहीं हो सकता है। इस विषय पर संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रियंका उपाध्याय, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एडवोकेट शिवाली शर्मा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, पंकज मित्तल ने अलग अलग टिप्पणी की। कहा कि दंपति के विवाह को समाप्त करते हुए प्रियंका बताती हैं कि ऐसे केस सालों साल चलते हैं और वो भी निचली अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार के तहत सुनवाई करते हुए उक्त मामले में चल रहे सभी केस समाप्त किए और पति को तलाक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच ने कहा कि किसी भी आपराधिक कानून के जो प्रावधान होते हैं महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बने हैं, ना कि उसे आधार बनाकर जबरन वसूली के लिए। हम आपको सशक्त बनाएं, इसीलिए हम गुजारा भत्ता दिलवाने की पेशकश करते हैं, लेकिन अब आप उसको एक व्यवसायिक धंधा बना लें तो ये गलत बात हो जाएगी। ये तल्ख टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। एडवोकेट प्रियंका के अनुसार ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मुद्दों को लेकर ऐसी टिप्पणी करी हो और उसको ये कहा कि देखिए आप क्रूरता के साथ अपना परिचय ना दें, आप सामने वाले को, व्यक्ति को भी इंसान समझें, उसके परिवार को भी आप समझें। आपको सिर्फ हम सशक्त करने के लिए, आपकी जीविका चलाने के लिए हम आपको पैसे मुहैया करवाते हैं, गुजारा भत्ता मुहैया करवाते हैं, लेकिन उसको आप व्यवसायिक न बनाएं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अंडर 19 का जिक्र करते हैं। देखिए, अंडर 19 यानी कि विमेन एशिया कप की बात करते हैं, जहां श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप के फाइनल में है। जनसत्ता, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बेटियां अंडर 19 एशिया कप में आई हैं। तो फाइनल में देखिए भारत ने विमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024 के दमदार प्रदर्शन किया। उनके सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया। टीम इंडिया इस जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को जीत के लिए 99 रनों का लक्ष्य दिया था। इसका जवाब में भारत ने 6 विकेट गंवाकर मैच जीता। टीम इंडिया के लिए आयुषी शुक्ला ने घातक गेंदबाजी की, 4 विकेट झटके। आयुषी शुक्ला को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देखिए, इस खबर का जिक्र कई अखबारों में किया गया है। बेटियां अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में है। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया और 31 गेंद शेष रहते मैच को जीत लिया है। आयुषी ने 4 विकेट लिए हैं। तो भारत ने अंडर 19 महिला T20 एशिया कप में अपनी अजय अभियान जारी रखते हुए श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। आयुषी शुक्ला ने भारत के लिए 10 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। भारत ने श्रीलंकाई टीम को 9 विकेट पर 98 रन पर रोक दिया। इसके अलावा पारुणिका सिसोदिया ने 2 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के लिए सिर्फ सुमुदु निसलाला और कप्तान मारुदी ही दोहरे अंक तक पहुंच पाई हैं। स्पिनर प्रबोधा ने 16 रन देकर 3 विकेट झटके। भारतीय ओपनर ईश्वरी तीसरी गेंद पर आउट हो गई, लेकिन जी कमलिनी और जी त्रिशा ने जीत की राह पर पहुंचा दिया है। इस साझेदारी के टूटने के बाद मिथिला ने नाबाद 17 रन बनाकर जीत को सुनिश्चित कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर रही भारत के लिहाज से और एंट्री हो गई इसी के साथ भारत की एशिया कप की फाइनल में। बिल्कुल, देखिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि जाहिर सी बात, अब एंट्री कर ली है तो कप भी अपने नाम जरूर करें। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।